हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है जो बायोलॉजी का जो हिस्सा था जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने सेल का डिफिनेशन, सेल थ्योरी जो है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो है हम लोग उसी के जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे उसी अध्ययन के सिलसिले से। तो हम लोगों ने सेल का जो डिफिनेशन पढ़ा था, वो डिफिनेशन पढ़ा था कि सेल जो है लाइफ का जो है वो बेसिक जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मीन्स जो जीवन है उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है, आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वही जो है कोशिका है। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में अलग अलग जगह अलग अलग उदाहरण दे करके इसको तोड़ तोड़ के हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो बातें करेंगे तो सेल पर तो उसमें मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, प्रीमोर्डियल लाइफ। ये प्रीमोर्डियल लाइफ जो हमने प्रयोग किया था, आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग क्यों चर्चा करेंगे उसके पीछे भी हम रीजन आपको बताएंगे क्योंकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम लोग जो देखते हैं एनिमल सेल्स को देखते हैं कि एनिमल सेल्स क्या है और उस पर तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं ये एनिमल सेल्स का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये एनिमल सेल्स जो है इसको हम लोग जंतु कोशिका कहते हैं, उसका ये पिक्चर्स आप जो है देख रहे हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये है कि इसके जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे आपका हो गया लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोइल्स हो गया, माइक्रोवेली हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया। ये सभी जो देख रहे हैं आप, ये सभी जो इसके जो टूल्स हैं, इस टूल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विशेषकर जो है इसकी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सभी जो देख रहे हैं, ये सभी जो ऑर्गेनल्स है, ये ऑर्गेनल्स जो है आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग जो बातें करेंगे कि जो ये सेल्स आप देख रहे हैं, ये कोशिका जो देख रहे हैं, इस कोशिका के जो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये जो पोर्शंस है ये न्यूक्लियस है और ये जो कवर्ड जो किया हुआ, ये कवर्ड जो देख रहे हैं, ये जो कवर्ड किया हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग जो अध्ययन करेंगे तो उसमें जो चीज़ें हैं, जिसका जो बेसिक जो बातें हैं वो बातें ये समझना है कि जो सेल है और जो प्रोटोप्लाज्म है उसके बारे में समझिए। पहले बेसिक डिफरेंस क्या समझिए। प्रोटोप्लाज्म को जो है जीव द्रव्य कहा गया है। अब जो द्रव्य है और द्रव्य है दोनों को पहले अंतर समझिए। द्रव्य और द्रव्य का, द्रव्य जो होगा जिसको हम लोग इंग्लिश में मैटर कहेंगे और द्रव्य जो है वह स्टेट ऑफ मैटर है। मतलब जो पदार्थ की जो अवस्था है, जो मैटर का जो अवस्था है जिसको स्टेट कहेंगे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन जो अवस्था आप लोगों ने पढ़ा जनरली। उसके बाद आप पढ़ेंगे चौथा स्टेट प्लाज्मा स्टेट पढ़ेंगे, फिर पांचवा स्टेट बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें तो आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप कि जो मेटल्स की जो स्टेट है अलग अलग है। लेकिन जनरली जो है कॉमनली जो हम लोग जानते हैं पदार्थ जो है तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये द्रव्य है। तो जैसे आपको साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, तो वहाँ पर जो है ना ये द्रव मत समझ लीजिएगा, ये वाला द्रव मत समझना है। ये द्रव वो द्रव है, ये द्रव नहीं समझना है। इस द्रव का इंग्लिश होता है लिक्विड। एक्चुअली उस द्रव के लिए जो है द्रव्य शब्द किया गया। जैसे साइटोप्लाज्म, इसका मतलब हो गया कोशिका द्रव्य। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म वो हो गया जीव द्रव्य। ये द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया, ये मेटर है, इसीलिए जो है ना मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अब देखिए इसमें कॉमन चीजें क्या है आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बारे में जब पूछे जाएंगे तो बहुत सारी चीज ऐसा है कि जो आप जो है कन्फ्यूजन्स में अगर गलती कर देंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। जैसे जनरली जो है एग्जाम में अगर आपके ऑप्शंस रहेंगे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ, तो उसमें जो है आप गलती न करें, इसके लिए जरूरी है कि ये चीज़ों को आप समझ लें। तो ये द्रव्य जो है ये मेटर शब्द के लिए प्रयोग किया, पदार्थ के लिए प्रयोग किया गया है। और इसी की जो तीन अवस्था होंगे वो क्या होंगे, ठोस होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे। जो द्रव और गैस जो देखते हैं ये जो है
इसको हम लोग फ्लूइड के रूप में जब स्टडी करेंगे तो फ्लूइड में गैसियस स्टेट भी आता है और द्रव्य। जनरली जो लोग समझते हैं फ्लूइड का मतलब समझते हैं केवल लिक्विड समझते हैं, लेकिन वो कंटेंट्स जो है फ्लूइड में जो है गैस भी आते हैं, क्योंकि गैस के बारे में जो है वो भी जो है फ्लूइड का हिस्सा। जैसे कोई मैटर जो है उसको दो पार्ट में हम लोग जानेंगे, आइदर सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। इसके लिए जो है हायर मैथमेटिक्स में जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के रूप में भी लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ फ्लूइड का तात्पर्य हम लोग जो जब बातें करेंगे तो वो फ्लूइड का मतलब हम लिक्विड स्टेट पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और इसी पर जो है सिलसिले में हम लोग आगे जो है देखेंगे। ये जो द्रव्य देख रहे हैं ये हो गया मैटर, और ये द्रव्य जो हो गया ये स्टेट ऑफ मैटर हो गया। मतलब ये जो है मैटर है और उसी का एक अवस्था है, उसी का एक स्टेट है जिसको हम लोग कहेंगे द्रव्य। और ठोस, गैस, द्रव, इसके और जो तीन को देखते हैं कंपोनेंट, तीन को जो स्टेट देखेंगे, ठोस द्रव अवस्था देखेंगे, द्रव अवस्था देखेंगे, गैस अवस्था देखेंगे। तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये द्रव और ये द्रव्य दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि ये द्रव्य का मतलब हो गया मैटर और ये द्रव का मतलब हो गया अवस्था, जो स्टेट कहेंगे। अगर मान लीजिए आपको लिखा रहेगा कोशिका द्रव्य, तो ये मत समझिएगा कि इस द्रव्य के लिए कोशिका द्रव्य वो मैटर के लिए यूज किया गया है। अब हम लोग बातें आगे करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म पर बातें करेंगे। उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो उसमें आप देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये एक आपको एग्जांपल के रूप में एक पिक्चर्स है। यह पिक्चर जो है इसके अंदर में आप एक न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, ये आपके जो है आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग एनिमल्स सेल में स्टडी करेंगे, अगर प्लांट सेल में स्टडी करेंगे तो वो हो सकता है सेल वॉल हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो न्यूक्लियस देखते हैं और ये जो देख रहे हैं आप ये बाहरी जो भी मेटर्स देख रहे हैं, जो भी ये चीजें हैं, जो भी ये मेटर्स है, ये सभी मेटर्स जो है न्यूक्लियस के बाहर वाले जो कहलाएंगे वो साइटोप्लाज्म कहलाएंगे। अब इसके बाद पूछेगा साइटोप्लाज्म को हम जनरली जो लोग बोल देते हैं कि जो है साइटोप्लाज्म जो है वह लिक्विड है, न्यूक्लियस के बाहर का जो है जो पूरा लिक्विड है। इसको लिक्विड शब्द यूज ना करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि जो है आपको लिक्विड भी रहेंगे। तो लिक्विड तब देना है ऑप्शंस में, सही मारना है जब सेमी फ्लूइड इसके ऑप्शंस में नहीं है। क्योंकि ये जो देख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर का जो ये मैट्रिक्स है, ये बाहर का जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जो है वो सेमी फ्लूइड है, ये सेमी फ्लूइड है। इसलिए जब एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये जो साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग जो बताएंगे कि न्यूक्लियस के बाहर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर जो है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये जो पढ़ा और मैट्रिक्स है, इसी पूरे मैट्रिक्स को कहेंगे, इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये पूरी जो मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म कहेंगे। और इसका जो नेचर्स जो होगा, जैसे लिक्विड डायरेक्ट नहीं उसमें मार देना है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर सेमी फ्लूइड नहीं रहे तब उस पर हम लोग कंसीडर करें, क्योंकि यह कंटेंट करेगा ऑर्गेनल्स को भी। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर जो है ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। ये सभी जो चीजें देखेंगे, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। कहने का मतलब हुआ कि एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली विद्यार्थी को ये क्या कहते हैं उसको मिस करे या गलती करे, उस दृष्टिकोण से भी एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि आप जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है गलती कर बैठे और आप जो है गलती करेंगे तो आउट हो जाएंगे। और बेसिक जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के लिए जो है एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनर जो है आपको जानना चाहता है। तो इसमें जो है आप सेमी फ्लूइड लिखेंगे। आप जब ब्रिटनिका का जो देखेंगे उसमें साइटोप्लाज्म के बारे में जो लिखा है उसमें स्पष्ट ब्रिटनिका लिखता है कि यह जो है सेमी फ्लूइड है, यह सेमी फ्लूइड है। इसमें शब्द जुड़ा है सेमी फ्लूइड जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग जो है ऑप्शंस में जब रहेंगे सेमी फ्लूइड्स, उसमें देखिए आपको यहाँ जो है साइटोप्लाज्म द सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस ऑफ द सेल दैट इज एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल होंगे, और ये क्या होंगे, एंड इंटरनल ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन। जो सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके इंटरनल में होगी, जो रीजन आपको मैंने बताया था, ठीक है। टू द सेलुलर मेम्ब्रेन समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, sometimes described as a nuclear content of protoplasm. In eukaryotic cells, the cells having the nucleus, the cytoplasm contains all of the organelles. Among such organelles are the mitochondria, which of, कहने का मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ
कि जो साइटोप्लाज्म जो होंगे, जैसे आप प्रीकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, तो प्रीकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी होगा वो सभी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म उसको कहेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगे, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि जो प्रीकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो प्रीकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो समझेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, तो समझेंगे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं उसमें, तो चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं उसमें, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो भी मैटर्स होगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। लेकिन वो प्रीकैरियोटिक सेल्स के लिए, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में जब जाएंगे तो वहां पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगे तो उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो वेल डिफाइंड जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है जो भी मैट्रिक्स पाए जाएंगे उन सभी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। और ये जो होंगे साइटोप्लाज्म जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करेगा, लाइसोसोम को कंटेन करेगा, वैक्यूल्स को जो भी व्हाटएवर प्रेजेंट इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, उसके रीजन्स में जो भी पाएंगे व्हाटएवर प्रेजेंट जो भी हो वो सभी क्या कहलाएंगे, वो साइटोप्लाज्म करेंगे। इसका कंसेप्ट यही है। इसका जो विकल्प में जब रहेंगे आपके, इसमें लिखना है सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड हम लोग देंगे इसमें स्पष्ट रूप से जब रहेगा आपको दिया हुआ, क्योंकि आपको जो है छटाने के लिए कुछ चीजें दे सकती हैं। जब सेमी फ्लूइड नहीं रहे तब आप जो है जो भी उसमें बेस्ट ऑप्शंस लगे आपको उस बेस्ट ऑप्शंस को मार देना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसके सभी ऑप्शंस जो है सही हो सकते हैं। वो सिचुएशन बेस्ड डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, किस तरह की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो हम लोग ऑलवेज कहता है कि अगर एक प्रश्न ऐसा लगे जिसके कि 2 या 3 आपको उत्तर लग रहा है कि सही है, तो वैसे परिस्थिति में आपको जो बेस्ट लगे उसी को मारना हो, वही आपके एग्जामिनेशन में इवेल्युएट होंगे और वही जो है आंसर मॉडल जो होगा उस एग्जामिनेशन का जो है रहेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो मैट्रिक्स पाए जाएंगे वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएंगे, और न्यूक्लियस के बाहर मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो जो मैट्रिक्स पाए जाएंगे उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये इसके जो इनसाइड में जो होंगे, ये जो देख रहे हैं इसके इनसाइड्स में जो व्हाटएवर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस रीजन्स में जो भी पाए जाएंगे व्हाटएवर प्रेजेंट outside the nuclear member inside the cell membrane is called cytoplasm, ठीक है। मतलब जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मौजूद रहेंगे, जो भी मौजूद मैट्रिक्स होंगे वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, वो मैट्रिक्स जो कहलाएंगे वो साइटोप्लाज्म कहलाएंगे। इसी में जो है साइटोप्लाज्म को जो है हम लोग जब अध्ययन करेंगे उसी में आपको आपका सेल ऑर्गेनल्स आएगा, उसी में साइटोसोल्स आएगा, ठीक है। ये सभी चीजें जो है उसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म कैसे आया, किस तरह से आया, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जाएंगे। उसके लिए थोड़ा जो प्रीमोर्डियल जो लाइफ है, प्रीमोर्डियल लाइफ पर हम लोग जो है बातें करेंगे। जो प्रीमोर्डियल लाइफ जिसको हम लोग बेसिक लाइफ कहते हैं, बेसिक लाइफ का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो लाइफ जो कैसे एग्जिस्ट किया होगा अर्थ पर, उसके लिए हम लोग इस पर विचार करेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति में जैसे बोला गया कि अभी जो नया लेटेस्ट जो स्टडी है, उस स्टडी में माना कि जो गॉड पार्टिकल्स है जिसको हिग्स बोसॉन कहते हैं, बोला इसी पार्टिकल से जो है पूरी ब्रह्मांड की जो है रचना हुई है। तो आप इसके लिए जैसे ऐसा उसके बाद भी जो आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन्स है वो मिल करके जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस करके हीलियम बनाएंगे, फिर हीलियम जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस करके जो है आपको कार्बन बनाएंगे। इस तरह से जो है एलिमेंट्स का जो है ब्रह्मांड में फॉर्मेशन होते रहता है। अब इसी दरमियान में, इसी ड्यूरेशंस में आप जो अध्ययन करेंगे कि ये जो बेसिक्स जो लाइफ के लिए जो मैटर्स होंगे, उसके लिए जो है आपका जो नॉलेज जो होना चाहिए कि कैसे किस तरह से जो है लाइफ का जो है एग्जिस्टेंस हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं जो शुरुआती दौर के जो मैटर्स रहे होंगे, जैसे आपका
लाइफ के लिए जो चाहिए, तो लाइफ के लिए पहले जो है ना प्रॉपर जो है वो एक हैबिटेट जोन में उस प्लैनेट को रहना चाहिए, हैबिटेबल जोन होना चाहिए प्लैनेट का, उस जोन में पहले उस प्लैनेट को रहना चाहिए और उसके बाद ही जो है वो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए जो लाइफ सपोर्टिंग जो एलिमेंट्स हो गया, तो वो एलिमेंट्स भी होना चाहिए, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स। लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स जैसे हो गया आपका, क्या हो गया, जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी जो है लाइफ सपोर्टिंग्स है। और पांचवा जो है कार्बन का सकते हैं, कार्बन भी है। तो लाइफ सपोर्टिंग ये एलिमेंट्स, इसको याद रखेंगे, ये जो 5 जो दिए हुए हैं जिसमें आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी हम लोग का जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को याद रखना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कल पे क्या, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा है, ये हिंदू टेक्स्ट में जो है ना लाइफ के बारे में बताया कि इस चीज से जो है लाइफ जो है बने एग्जिस्ट किए। तो सब अलग अलग चीजें बदलती रहती है, जिससे आपका साइंस का डेवलपमेंट होगा वैसे ही जो है आगे की विकास होती रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है जो कुछ जो मॉडल जो था, मॉडल पर हम लोग जो है देखेंगे कि जो मॉडल है किस तरह से लाइफ का जो आया होगा, उस डायग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ केमिकल इवोल्यूशन ऑन अर्ली अर्थ, जो प्रारंभिक जो पृथ्वी होंगे उसमें जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसी केमिकल इवोल्यूशन से जो है लाइफ जो है धरती पर आए होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम। ये जो डायग्राम देखते हैं, ये इस डायग्राम का जो मॉडल जो है, इस मॉडल में आप देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट जो है, एक वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक का ज्वाइंट एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम था मिलर और उरे। मिलर और उरे जो है, ये दोनों मिलकर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। किस चीज का, ये जो है प्रारंभिक दौर में जीवन कैसे आएंगे उसी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो केमिकल इवोल्यूशन और जैसे आप पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसी में से जो है पहले केमिकल इवोल्यूशन होना चाहिए। जब केमिकल इवोल्यूशन होगा उस तरह के केमिकल्स आएंगे, जैसे पहले जो लाइफ फर्स्ट जो आया होगा वो निश्चित रूप से प्रोटोप्लाज्म के रूप में आया होगा। उसी प्रोटोप्लाज्म में कहता है कि अगर सेल मेम्ब्रेन आ गया तो कंप्लीट लाइफ बन गया, एक सेल कंप्लीट सेल बन गया, कंप्लीट सेल एक अपने आप में लाइफ हो सकता है। तो लेकिन उसके बेसिक जो चीजें हैं, वो चीजें जो आपको जानना है कि जो अर्थ अर्ली कूल्स आउट गैसिंग्स, अर्ली हॉट एटमॉस्फेयर दैट कूल्स एंड H2O कंडेंसेट टू फॉर्म द ओशंस, वार्म पूल्स रिच इन CO2, H2O, NH3, CH4, प्रीमोर्डियल्स ऑफ, ये जो बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो ये सूप देख रहे हैं, जो प्रीमोर्डियल सूप जो है, जिसमें CO2, H2O, NH3 और CH4, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया वाटर, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया मीथेन। ये जो जैसे हम लोग ने पढ़ा है क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, जैसे हिंदी में जो हमारा जो रिलीजियस व्यू था, जो हमारे तत्कालीन जो लोग रहे अपना, उन्होंने जो लाइफ के बारे में जो सोचा किस तरह से आए होंगे, तो उसमें से देखिए क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो इसमें जो है जल के बारे में जिक्र है, H2O देख ही रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि जो उनके भी जो कंसेप्ट रहे होंगे वो अपने दृष्टिकोण से चीजों को रखे होंगे। तो इसमें जो आप देख रहे हैं CO2, H2O, NH3 और CH4, ये प्रीमोर्डियल जो सूप है, इसी प्रीमोर्डियल सूप में जो है केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। अब ये क्या केमिकल रिएक्शंस हो, जैसे अभी आपने जो पढ़ा, जो पूरे ब्रह्मांड में जो है अधिकांश जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जो अर्थ है जिस पर हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर जो है केवल केमिकल रिएक्शंस नहीं है बल्कि बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती है। और यही बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है बताए थे कि जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट करती है, उसका मेन जो फैक्टर्स है, जो डिफरेंशिएट करने वाले फैक्टर्स है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें मैंने जिसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे, इसी का नाम, इसी को मैंने फर्दर डिवीजन की पिछली क्लास में बताया था, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये जो चीजें देख रहे हैं कि आप इसमें जो CO2, H2O, NH3, CH4, ये जो प्राइमोर्डियल जो ये सब्सटेंसेस होंगे, यही सब्सटेंसेस फर्दर क्या होंगे कि मिलर और उरे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बताते हैं कि ये कैसे बने होंगे, ये कैसे लाइफ इसमें आएंगे। ये दोनों जो है ये USA के साइंटिस्ट इन्होंने जो है अध्ययन किया था, लगभग जो 60s के दशक जो है उसी के 1958 के आसपास जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था। उसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि जो लाइफ किस तरह से आए होंगे।
तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ये जो है इसके साथ जो है एनर्जी जब मिलाते हैं, जैसे हो गया CO2, H2O, NH3, CH4, ये सब जब एनर्जी के रूप में सोलर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हीट इस तरह से जब करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, तो इनके एक्सपेरिमेंट में जो आउटपुट के रूप में होते हैं ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एमिनो एसिड्स, प्रोटीन के लिए हो गया। बेस प्यूराइंस हो गया, न्यूक्लिक बेस, जिसमें आप इसी बेस प्यूराइन से ही पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, और ये जो न्यूक्लिक एसिड से DNA RNA जो पढ़ते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स के हिस्से होंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, ये जो देख रहे हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स है लाइफ का। इसको लिखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स है खुद रिप्लिकेट करता है। जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा, जो केमिकल रिएक्शन से जो पढ़ेंगे, जैसे एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलकर एक नया चीजें बनाएंगे, नया कंपाउंड्स बनाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल सेल्फ रिप्लिकेट करेगा। जैसे सेल्फ रिप्लिकेट करने वाले मॉलिक्यूल्स में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है वायरस। वायरस क्या है? इट इज मेड ऑफ आइदर DNA और RNA और इट इज कोटेड बाय द प्रोटीन। तो ये जो इट इज कोटेड बाय द प्रोटीन है, तो वायरस अपना कॉपी तैयार करता है, रिप्लिकेशन करके ये कॉपी तैयार करता है। तो जो रिप्लिकेशन करके कॉपी तैयार करता है वायरस, इसको विषाणु कहते हैं हम लोग, तो उसी के बारे में जो है समझिए आप कि जो वायरस होते हैं वो किससे बने होते हैं? आइदर DNA और RNA के बने होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है, इसी न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड से क्या बनेगा? RNA DNA बनेंगे। तो इसीलिए कहता है कि ये जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स है। ये प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग कोई भी मॉलिक्यूल जो बनेगा, उस मॉलिक्यूल्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा यही होगा। कौन होगा? प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड्स होगा, पॉलीसैकेराइड्स होगा, लिपिड होगा। ये जो वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके द्वारा कोई मॉलिक्यूल जो बनेगा, उस मॉलिक्यूल की ऐसी टेंडेंसी होगी वो सेल्फ रिप्लिकेट करेगा। जैसे हम लोग जो है पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी में हमने कहा था कि कोई भी जो सेल्स जो एग्जिस्ट करेंगे वो कब करेंगे एग्जिस्ट? जो पहले से एग्जिस्ट सेल्स है उसी के डिवीजन से एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कोई नया सेल्स बन जाएंगे। तो प्रीमोर्डियल लाइफ में जो अर्थ जो है इस तरह से वैसा सिचुएशंस बनाए, वैसा परिस्थितियां बनाए, वैसा एनवायरमेंट दिए, वैसा टेम्परेचर दिए, वैसे केमिकल रिएक्शंस किए, जिस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो है ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां तक पहुंचेगा, और इसके बाद क्या होगा? वो ऐसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे जो मॉलिक्यूल सेल्फ रिप्लिकेट करेंगे, स्वयं जो है उस तरह के कॉपी तैयार करें। जैसे आपको मैंने एग्जांपल के बताया, वायरस जो होता है जब किसी अलग सेल से जब इंटरेक्ट करेगा तो अपने जैसी ये कॉपी तैयार कर लेंगे। इसमें जो वायरस इंटरेक्ट विद अदर सेल्स और अदर वायरस, इट मेक कॉपीज, ये अपना क्या करेंगे? कॉपी बनाते हैं जब ये इंटरेक्शन करेंगे किसी सेल से। तो जैसे अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना, आपके बॉडी में गया, फिर अपना कॉपी तैयार करने लगते हैं, और कॉपी तैयार करके जो है पूरे आपके लंग्स को क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो बेसिक जो चीजें हैं यही बेसिक चीजें हैं। क्योंकि ये आपको इंटरेस्ट लगेगा लाइफ साइंस के पढ़ने प्रति, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा लाइफ साइंस के प्रति तो क्या होगा? आप जो है उसको मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, समझने में बातें ही नहीं आएगी। तो उसी का एक कंपोनेंट एक हिस्सा था जिसको मैंने आपको बताया। तो जो इसी से जो है जो बिल्डिंग ब्लॉक जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, यही मॉलिक्यूल जो है कंस्टिट्यूट करेंगे, किसको कंस्टिट्यूट करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स जो है कंस्टिट्यूट करेंगे प्रोटोप्लाज्म को। फिर यही प्रोटोप्लाज्म आगे बनते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और इसी से जो है लाइफ आज इवोल्यूट होकर के मानव जैसे आदमी मानव जैसे जीव आगे धरती पर, और व्हेल जैसे भी लार्ज एनिमल्स आगे धरती पर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल पर हम लोग आज बातें करेंगे। तो ये जो एनिमल सेल्स जो है, अब इसके बारे में हम लोग जो है पहले चीजों को हम लोग देख लें इसमें क्या क्या है, तब फिर हम लोग आगे चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो आपको पूछा जाएगा जो जनरली जो चीजें हैं इसमें जो दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है गोल्जी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, राइबोसोम्स दिया हुआ है, वैक्यूल्स दिया हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ये दिख रहा है आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी हो गया। तो ये सब जो चीजें जो देख रहे हैं इसका जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है आपको जो पिछले जो साइटोप्लाज्म में अलग अलग जो ऑर्गेनल्स था उस ऑर्गेनल्स पर थोड़ा सा या दोनों को हम लोग थोड़ा कंपेरिजन देख लेते हैं कि चीजें क्या है। जैसे ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है,
तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या करेंगे, इसके अंदर में कोई भी जो मटेरियल जो अंदर इंटर करेंगे वो वो जो सेलेक्टिवली लोगों को अंदर आने देंगे। ऐसा नहीं कि जो मतलब आ जाएगा या कोई फॉरेन बॉडी आ जाएगा, इस तरह की चीजें नहीं है। वो जो है वो सेलेक्टिव चीजों को, सभी फॉरेन बॉडी को अलाउड नहीं करेंगे, वो सेलेक्टिव चीजों को करेंगे आने के लिए। तो इसको सेलेक्टिवली परमेबल भी मेम्ब्रेन कहते हैं। किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, या इसको हम लोग कहेंगे, हम लोग इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहेंगे इसको, मतलब अर्धपारगम्य या सेलेक्टिवली पारगम्य। ये जो सिलेक्शन करता है, चूज करता है किसको आने दें किसको नहीं आने दें, इसलिए इसको अर्धपारगम्य। और इसी तरह का जो है इसका मैकेनिज्म, और सेल को जो है आकार देगा, शेप देगा, साइज देगा, उसके बाद इसको प्रोटेक्शंस भी करेगा। ये जो है उसको इसको जो है एक कंट्रोल वे में रखेगा इसको, ये भी चीजें इसमें है। और जो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस क्या होगा, सेल के जितने भी एक्टिविटीज होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, सभी फंक्शंस को ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द